हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैंने कल के टॉपिक में आपको बुद्धि पढ़ाई थी और आपको हार्वर्ड गार्डेनर का बुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि जो उन्होंने दी है उसको मैंने बताया। आज बाकी जो बुद्धि के सिद्धांत है, जो बुद्धि से टॉपिक बचा हुआ है, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जैसे ही आपका ये पेडागोजी का सेक्शन ख़त्म होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे ख़त्म होगा, वैसे ही मैं मैराथन क्लासेस लूँगी ताकि आपका हर एक टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। और आप जो भी वीडियो देखिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व कीजिए, अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए ताकि क्या हो, आपका हर एक टॉपिक पे कमांड अच्छा होता चला जाए। ठीक है, आज बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत की। पहले बात करेंगे एक कारक सिद्धांत। एक कारक को किसने दिया था? बी ने और टर्मन ने दिया था। और द्विकारक और त्रिकारक दोनों को स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, जानते हैं कि एक कारक क्या होता है, द्विकारक क्या होता है। जैसे एक कारक, उन्होंने क्या कहा कि बुद्धि जो होती है, जो आपके समायोजन की क्षमता है या जो समस्या समाधान करने की क्षमता है, वो सिर्फ किसी एक ही कारक पे निर्भर करती है। ठीक है, जबकि स्पीयरमैन आया तो उन्होंने कहा नहीं, बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक जी होता है और एक यस फैक्टर होता है। जी का मतलब क्या हुआ? जनरल, या कहे तो हम सामान्य बुद्धि, जो कि क्या होती है, सब में होती है। ठीक है, और यस मतलब स्पेशल या स्पेसिफिक बुद्धि, जो कि क्या होती है, सब में उसकी मात्रा और क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, स्पेशल बुद्धि। ठीक, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया। ठीक, उसके बाद फिर उन्होंने ही द्विकारक के बाद त्रिकारक सिद्धांत दिया कि केवल बुद्धि दो कारकों पे ही निर्भर नहीं करती, उसके तीन कारक हो सकते हैं। ठीक, यानी जनरल, स्पेसिफिक और उसके बाद स्थानिक बुद्धि। कहने का मतलब जनरल जो जन्मजात है, हर एक व्यक्ति के अंदर जन्मजात कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं। ठीक, उसके बाद स्पेसिफिक, जो वो वातावरण के अनुसार या फिर जो उसको माहौल मिलता है उसके अनुसार वो जो एडाप्ट करता है या जो चीज़ें सीखता है या जो उसके अंदर मानसिक बुद्धि डेवलप होती है, वो स्पेशल हुई या स्पेसिफिक। जैसे वकील बनना, डॉक्टर बनना, जज बनना, यानी सब में इसकी कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक बुद्धि या स्पेशल बुद्धि की अलग अलग होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस की। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये कहते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक, मैंने कल आपको जब आपको हार्वर्ड गार्डेनर का मैं बता रही थी, तो स्थानिक बुद्धि जैसे जो लोग स्थान की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल होते हैं, कहने का मतलब जैसे कार्टूनिस्ट हो गए, मानचित्र बनाने वाले हो गए, या कहें तो चित्रकार हो गए, पेंटिंग बनाने वाले, जितने भी लोग होते हैं, यानी जो स्थान को विशेष महत्व देते हैं, जिसका रुचि और इंटरेस्ट क्या हो, उसके जो स्थान होता है स्पेशली उसकी तरफ हो। ठीक है, वो होती है स्थानिक बुद्धि। ठीक, तो पहले इन तीनों टॉपिकों पे हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें बुद्धि का सिद्धांत। वैसे तो ये पूछता नहीं है कि बुद्धि का सिद्धांत कौन दिया, किसने दिया, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पेपर उठा के देखिएगा, कभी थ्योरी जिसने दी उसका नाम और ये सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, पहले एक कारक, फिर द्विकारक या द्विआयामी। ठीक है, द्विकारक, फिर आपका आ गया त्रिकारक, ठीक है। किसने दिया? मैंने आपको बता दिया एक कारक, द्विकारक का मतलब एक कारक को दिया था बी ने, टर्मन और बी ने, टर्मन एंड स्टर्न ने, टर्मन और स्टर्न ने। ठीक है, ये एक कारक का सिद्धांत दिया था। द्विकारक को किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन ने क्या कहा भाई कि बुद्धि क्या होती है, एक जी फैक्टर होता है और दूसरा क्या होता है, यस। जी का मतलब जनरल या सामान्य, कहे तो हम सामान्य, या तो इंग्लिश में लिख लीजिए जनरल और स्पेशल या स्पेसिफिक। जनरल और दूसरा क्या होता है, स्पेशल या स्पेसिफिक बुद्धि, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो। ठीक है, फिर त्रिकारक को भी देने वाले स्पीयरमैन ही थे। त्रिकारक को भी किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। अब इन्होंने क्या कहा, जी तो होता ही है जो जनरल होता है, स्पेसिफिक इंटेलिजेंसी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या होती है, भाषा या स्थानात्मक, यानी लैंग्वेज
ठीक है, भाषा या स्थानात्मक, स्थानात्मक बुद्धि। ठीक है, ये थे एक कारक, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत। यहाँ सिद्धांत तो लिखिए किसने दिया और इसमें क्या बताया उन्होंने। ठीक है, अगला है चौथा जो है वो बहुकारक और एक समूह कारक समझ जाइए। बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक, पांचवा जो है वो समूह कारक। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। बहुकारक को किसने दिया था भाई? थांडाइक ने। ठीक है, थांडाइक, और इसको दिया था थ्रस्टन ने। ठीक है, अब देख लीजिए बहुकारक क्या कहता है और समूह कारक क्या कहता है। बहुकारक सिद्धांत, इन्होंने कहा, थांडाइक ने क्या कहा कि बुद्धि केवल एक या दो चीजों पे, एक आयामी, द्विआयामी या त्रिआयामी नहीं हो सकती, बल्कि वो बहुत सारे कारकों पे निर्भर करती है। ठीक है, किसी में कुछ अलग बुद्धि होती है, किसी में कुछ अलग होती है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है और तीसरी क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। मूर्त का मतलब हमने जिन चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, ठीक, उससे संबंधित। ठीक, दूसरा क्या हुआ? अमूर्त, जिसके बारे में हम इमेजिन कर सके, कल्पना कर सके। ठीक है, इमेजिनेशन, जिसको हमने देखा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच सके, उसके बारे में लिख सकें। ठीक है, तो वो हुई अमूर्त बुद्धि। ठीक है, और तीसरा ये कहते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब जो व्यक्ति को सोशल बनाए, यानी जो समाज में उसको अंतःक्रिया करना सिखाए, वो भी तो एक प्रकार की बुद्धि ही हुई। ठीक, तो वो क्या कहलाती है? सामाजिक बुद्धि। तो ये कहना था थांडाइक का। इन्होंने क्या कहा? एक होती है आपकी मूर्त बुद्धि, ठीक है, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी क्या होती है आपकी? सामाजिक। ठीक है, इन्होंने ये तीन बुद्धि बताई। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं समूह कारक सिद्धांत की। थ्रस्टन ने क्या कहा कि एक, दो या तीन कारक ही निर्भर नहीं करते, बल्कि बुद्धि के लिए एक समूह होता है जो अलग अलग कैपेसिटी अलग अलग लोगों में डेवलप करता है। ठीक है, समूह कारक क्या कहता है? इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद करने का देख लीजिए, NVSWRMP। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, NVS, ठीक, नवोदय विद्यालय। ठीक है, WR राइटिंग, रीडिंग, MP के लोग करते हैं। NVS विद्यालय के लिए राइटिंग और रीडिंग का काम MP के लोग करते हैं। ठीक, ऐसे आप एक ट्रिक के फॉर्म में लर्न कर सकते हैं। N का मतलब नंबर एबिलिटी। ठीक है, कुछ लोगों में क्या होती है? नंबर एबिलिटी ज्यादा होती है, या हम कहें तो न्यूमरेसी की पावर। ठीक है, ठीक है, समूह कारक सिद्धांत क्या कहता है कि पहले जो NVS का मतलब, N का मतलब नंबर एबिलिटी। ठीक है, किसी किसी में क्या होती है? नंबर एबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा कहता है V, जिसका मतलब वर्बल पावर। ठीक है, वर्बल से रिलेटेड बुद्धि, वर्बल। ठीक है, तीसरा क्या है? स्पिरिचुअल या स्थानिक कहें हम। ठीक है, स्थानिक, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया आपको, चित्रकार, मूर्तिकार, इसको स्पिरिचुअल बुद्धि कहते हैं। W का मतलब वर्ड पावर। ठीक है, R का मतलब रीजनिंग, जिसके में तर्क करने की क्षमता हो। ठीक है, M का मतलब मेमोरी, जिसका रटने की पावर ज्यादा हो।
इसको स्थानिक को स्पैचुअल लिख लीजिए आप। ठीक है। और P का मतलब आपने जो देखा हो, यानी प्रत्यक्ष बुद्धि से संबंधित समझिए। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रायोगिक कहे तो हम। ठीक है, तो ये हुआ समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन का। ये क्या कहते हैं, NVSWRMP, यानी नवोदय विद्यालय के लिए राइटिंग और रीडिंग का काम MP के लोग करते हैं। ठीक है। N का मतलब नंबर एबिलिटी, जिसके में नंबर एबिलिटी की बुद्धि किसी किसी में ज्यादा होती है, वर्बल एबिलिटी। ठीक है। स्पैचुअल यानी स्थानिक बुद्धि। W का मतलब वर्ड पावर। ठीक। R का मतलब रीजनिंग यानी तर्क की क्षमता। M का मतलब मेमोरी यानी स्मृति शक्ति, किसी किसी की याददाश्त बहुत अच्छी होती है, यानी 2 साल पहले की बात उसे बहुत अच्छे तरीके से याद होती है, या 10 साल पहले की। P का मतलब प्रत्यक्ष या प्रायोगिक कहें तो हम जो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, तो ये हुई समूह कारक सिद्धांत की बात। अगला सिद्धांत जो है वो है आपका त्रि-आयामी सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत। छठा क्या कहता है, पदानुक्रमिक जिसको किसने दिया था, बर्नर ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत 7वां और लास्ट आपका एक और सिद्धांत 8वां। ठीक है, त्रि-आयाम और त्रितंत्र सिद्धांत। ठीक है, त्रि-आयाम और त्रितंत्र। ठीक है, सिद्धांत। आप इतना घबराइएगा मत, क्योंकि इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कभी भी इससे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। बस ये सारी चीजें समझे रहिए, इन सब से प्रश्न उठाता है। ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत और त्रि-आयाम सिद्धांत। ठीक है, त्रि-आयाम सिद्धांत को दिया था गिलफोर्ड ने और इसको दिया था बर्नर ने, और त्रितंत्र को दिया था स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, ये था आपका सिद्धांत। इसको किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने। त्रि-आयाम को सिद्धांत को किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। इन्होंने क्या कहा, संक्रिया, अभी मैं बता रही हूँ संक्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सूचना और तीसरा उत्पाद। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने क्या कहा, ठीक है, इनका त्रि-आयाम क्या कहता है, प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल कहें तो हम। उसके बाद कहता है संदर्भिक, तीसरा कहता है आलोचनात्मक। इसीलिए मैंने ये इन दोनों को एक पास नोट किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए पदानुक्रमिक सिद्धांत यहाँ तक तो क्लियर हो गया था कि समूह कारक को किसने दिया था, थ्रस्टन ने, और उन्होंने बताया कि इतने प्रकार की बुद्धि होती है, NVSWRMP। ठीक, बात करेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत की, किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। और वर्नर का क्या कहना था कि एक एक पद के अनुसार बुद्धि डेवलप करती है, यानी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, त्रि-आयाम सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड का क्या कहना था, संक्रिया, सूचना और उसके बाद उत्पाद। संक्रिया का मतलब समस्या, पहले हम किसी भी चीज की समस्या यानी समस्या है कहाँ, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, उसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद उससे संबंधित सूचना को इकट्ठा करते हैं, यानी उससे संबंधित जो भी चीजें हैं उस
उस समस्या का हम समाधान कैसे कर सकते हैं, उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसका हम कलेक्शन करते हैं। उसके बाद उत्पाद यानी उस समस्या का समाधान कर देते हैं, यानी जो प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो ये त्रिआयाम सिद्धांत इनका कहना था, ठीक है। इन्होंने कहा कि इन तीनों आयामों पर बुद्धि निर्भर करती है, यानी बुद्धि इस पे डिपेंड करती है कि वो समस्या कैसी है, समस्या के बारे में पता लगाना और उससे संबंधित सूचना इकट्ठा करती है और उसके बाद उसके उत्पाद पर निर्भर करती है, ठीक है। अगला कहता है त्रितंत्र का सिद्धांत। त्रिआयाम और त्रितंत्र में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने कहा कि पहले बुद्धि क्या होती है, प्रायोगिक होती है, यानी प्रैक्टिकल रूप में जो किया जाता है, ठीक है, यानी जो हाथ से खुद किया जाए उस पर निर्भर करती है, ठीक, यानी प्रायोगिक होती है, फिर संदर्भित होती है, उसके बाद आलोचनात्मक क्षमता होती है, यानी इसमें क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, उससे संबंधित बुद्धि होती है। यानी इन तीनों आयामों पर बुद्धि निर्भर करती है, या बुद्धि के ये तीन तंत्र है जिसके द्वारा बुद्धि का विकास होता है, ठीक है। यानी प्रायोगिक, पहले दिमाग में जो भी चीजें आती हैं उसको व्यक्ति खुद करता है, उसके बाद सीखता है, करने के बाद उसमें संदर्भित यानी क्या क्या चीजें हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसकी छानबीन करता है, वो हुआ आपका आलोचनात्मक, यानी जो भी चीजें की तो उसमें क्या उससे फायदा है और क्या उससे नुकसान है, ठीक। तो ये रहा आपका बुद्धि के 8 सिद्धांत। और कल मैंने आपको हार्वर्ड गार्डनर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उस सिद्धांत को मैंने कल आपको, जो मेरा पिछला लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने उसको विस्तृत रूप से बताया हुआ है कि उन्होंने बुद्धि के कई प्रकार बताए, ठीक है। स्थानिक बुद्धि है, आपका अंतर व्यक्ति है, अंतर्वैयक्तिक है, सबके बारे में मैंने स्पेशली उदाहरण सहित दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए आप इतना मत डरिएगा, ये चीजें आप ध्यान में रखे रहिएगा। ये कोई नहीं पूछता है कि समूह कारक किसने दिया, इन सब चीजों से क्वेश्चन बनते हैं, मूर्त अमूर्त, सामाजिक बुद्धि, भाषा, ठीक, इन सब से प्रश्न बनते हैं, ये सबसे नहीं प्रश्न बनते, ठीक। ये सब इम्पोर्टेंट आपके लिए टेट के लिए है और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए सीटेट के लिए है, ठीक है। ये जो नाम से रिलेटेड होते हैं ना, वो जो जितने भी स्टेट लेवल के टेट होते हैं जो स्पेशली स्टेट करवाती है, जैसे यूपी टेट हुआ, बिहार टेट हुआ, ठीक, उन सब में ये सब नाम पूछा जाता है कि समूह कारक बुद्धि को किसने दिया, चाहे ऐसा, जबकि सीटेट में ऐसे कोई प्रश्न नहीं बनते। स्पेशली बुद्धि का जो चैप्टर है उससे ये सिद्धांत और इन सब से नहीं पूछे जाते कि इसको किसने दिया, ठीक है। बस इसमें इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। अगला हम बात करेंगे कि जो आईक्यू का जो लेवल है, कितने पे मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं, कितने पे प्रतिभाशाली होते हैं, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें नोट कर दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की, ठीक है, कि जो बुद्धि होती है, जो इंटेलिजेंस होते हैं, उसका टेस्ट कैसे किया जाता है। एक होता है शाब्दिक, एक होता है अशाब्दिक टेस्ट, ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल जिसे कहते हैं। देखिए आप कोई भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये सारे टेस्ट जरूर होते हैं, जैसे आर्मी के जो टेस्ट, जो सेना में भर्ती होती है ना, उसमें भी ये सारे इंटेलिजेंस का, या रेलवे में जो भर्तियां निकलती हैं, इन सब में ये चीज़ें जरूर टेस्ट की जाती है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेंगे आईक्यू लेवल पे कितने प्रकार के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये मंद बच्चे होते हैं, कितना आईक्यू किसका रहेगा, तो उस पर कौन सा बच्चा कितने लेवल का रहेगा, ठीक है। बात करेंगे बुद्धि लब्धि की और बुद्धि वर्ग की, कितने आईक्यू लेवल पे कितने बुद्धि वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। 140 से अधिक यदि होगी, ठीक है, आईक्यू लेवल, ये तो बहुत कम ही होता है, लेकिन यदि ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है, बुद्धि परीक्षण के द्वारा उन्होंने ऐसा ज्ञात किया है कि यदि 140 से अधिक या 140 होता है जिसका आईक्यू लेवल, वो क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, ठीक है, यानी वो उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की कैपेसिटी होती है, ठीक। और उसके नीचे जो होते हैं आपके 120 से 120 से लेके 139 के बीच में, वो क्या होते हैं, प्रखर बुद्धि के, यानी बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, यानी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। प्रखर का मतलब वेरी वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और 110 से 119 के बीच में जो होते हैं वो इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ठीक है, वो इंटेलिजेंट हुए, ठीक, उत्कृष्ट बुद्धि वाले। और जो 90 से 109, ये तो कॉमन है, ये सबका होता है, ये 90 से 109 वाले क्या होते हैं, सामान्य बुद्धि यानी जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। 80 से 89 के बीच में यदि होता है तो वो मंद बुद्धि होता है, ठीक है। मंद बुद्धि, निर्बल बुद्धि वाले तक को पढ़ाया जा सकता है। इनके नीचे जिनका आईक्यू लेवल होता है उनको पढ़ाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, इनको पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, इनको पढ़ाया ही नहीं जा सकता एक तरीके से कहें तो।
जिनका 80 से 89 होता है आईक्यू लेवल, यानी 80 to 89 होता है, वो क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। और जिनका 70 to 79 होता है वो निर्बल बुद्धि के होते हैं। 50 to 69 होता है वो मूर्ख होते हैं। और 25 to 49 होता है वो मूढ़ होते हैं। और जिनका 25 से कम होता है वो जड़ बुद्धि वाले होते हैं। ठीक है, यानी उनको तो आप सिखाना असंभव ही है, समझिए। तो आप ये चीजें जरूर याद रखे रहिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता है कि 80 से 89 आईक्यू लेवल के बच्चों का बुद्धि का विकास कैसा होगा। ठीक, तो मंद बुद्धि। ठीक, इस टाइप से आप ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान में रखे रहिएगा कि कितने आईक्यू लेवल पे कितना बुद्धि वर्ग के लोग कैसे होते हैं। ठीक, जिसका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग। अब हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की, कि बुद्धि परीक्षण कैसे होता है। शाब्दिक परीक्षण कैसा होता है, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कैसा होता है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण कैसा होता है। देखिए, व्यक्तिक का मतलब किसी पर्सनल, किसी एक इंसान को बुला करके परीक्षण किया जाए। और सामूहिक का मतलब जैसे ग्रुप में, जैसे जो आर्मी का टेस्ट होता है, जो दौड़ाया जाता है, जो फिजिकल टेस्ट होता है, देखे होंगे आपने, तो वो सारी चीजें क्या होती है, वो सामूहिक हुआ। और जैसे किसी का पर्सनल इंटरव्यू जो लिया जाता है वो व्यक्तिक हुआ, किसी एक स्पेशल व्यक्ति का। ठीक है, तो बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की कि कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, बात करेंगे बुद्धि परीक्षण की। ठीक है, एक होता है व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण, दूसरा होता है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिक का मतलब क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का जब परीक्षण किया जाए उसकी बुद्धि का, तो क्या हुआ, व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण। यानी कहने का मतलब जो इंटरव्यू टाइप में लिया जाता है, किसी का पर्सनल बुला के इंटरव्यू लिया जाता है, तो वही क्या होता है, व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण कहने का तात्पर्य है। और सामूहिक का मतलब ग्रुप में लिया जाए। ठीक, पहले जान जाते हैं व्यक्तिक शाब्दिक परीक्षण क्या होता है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट इसे कहते हैं हम। बीने साइमन बुद्धि स्केल। बुद्धि स्केल का मतलब इन्होंने एक स्केल बनाई और उस पर क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि इतना जो प्रश्न बनाए, कि पहले जो उसमें थे वो शायद 30 प्रश्न थे, उसके बाद उन्होंने 58 प्रश्न कर दिए कि जो जितने भी प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसका आईक्यू लेवल उतना ही माना जाएगा। उस स्केल पे जैसे मैंने अभी बताया ना कि इतने आईक्यू लेवल के लोग इतने बुद्धि वर्ग में आएंगे, तो वैसे ही उस स्केल पे मेंशन था कि इतने वाले जो होंगे वो प्रतिभाशाली होंगे, इतने वाले जो होंगे वो प्रखर बुद्धि वाले होंगे या उत्कृष्ट बुद्धि वाले। तो वो बुद्धि स्केल पे वैसे मेंशन था, जो जितने ज्यादा प्रश्नों का उत्तर दे देता था वो उतना ही उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली माना जाता था। ठीक, यही कहता है बीने साइमन का बुद्धि स्केल। फिर बीने बुद्धि परीक्षण। बीने बुद्धि परीक्षण ये जो था, मैंने आपको जो बताया कि बुद्धि लब्धि बराबर यानी आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज अपॉन रियल एज। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। ये इसी बीने बुद्धि परीक्षण, ये पहला सबसे पहला बनने वाला जो 1905 में जो परीक्षण बनाया गया था, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने ने बनाया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जिसे हम कहते हैं, इन्होंने ही आईक्यू लेवल दिया था, बताया था कि मेंटल एज और रियल, जो मेंटल एज होगी बच्चे की, उसको उसकी रियल एज से भाग देके उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाता है कि उसका वास्तविक उम्र है क्या, यानी उस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, तो ये बीने बुद्धि परीक्षण की देती। ठीक है, अगला बात करेंगे हम व्यक्तिक अशाब्दिक नॉन वर्बल टेस्ट जिसे हम कहते हैं, चित्रांकन परीक्षण। इसमें क्या होते हैं, चित्र दे देते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि अभी भी जब आप रीजनिंग का कोई पेपर सॉल्व कीजिए तो उसमें होता है ना कि एक ट्राइंगल दिया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, चित्रांकन परीक्षण। ठीक है, और चित्र पूर्ति परीक्षण क्या होता है, जैसे एक चित्र दिया रहता है डॉटेड डॉटेड, आप देखे होंगे छोटे बच्चों में डॉट 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 क्या रहता है, एक को पूरा बनाया रहता है, दूसरे को बच्चे को उस डॉट को मिला करके बनाना हो रहता है। ठीक, तो वो होता है आपका चित्र पूर्ति परीक्षण। और भूल भुलैया परीक्षण में क्या होता है, आप देखे होंगे कभी पेपर ऊपर में देखिए क्या रहता है कि बहुत सारे रास्ते दिए होते हैं और एकदम एक जो उसका गोल होता है उसको उस अलग अलग रास्तों से होकर एक फाइनल गोल पे पहुंचना रहता है। ठीक, वो होता है आपका भूल भुलैया परीक्षण। फिर आकृति फलक परीक्षण, ये भी जैसे क्यूब वाला टेस्ट, यानी घन की कितनी आकृतियां हैं दिए गए चित्र में, कितनी उसके जो फलक होंगे या एड्ज होंगे वो कितने होंगे, तो वही आपका आकृति फलक परीक्षण। और ये भाटिया बुद्धि परीक्षण भारत में बनने वाला पहला परीक्षण था जिसे प्रोफेसर भाटिया ने बनाया था। ठीक है, इसके 5 चरण थे, ये अलग अलग स्टेप है, आपको इतना डिटेल जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये चीजें आप जाने रहिए कि ऐसे ऐसे परीक्षण होते हैं। ठीक, सामूहिक शाब्दिक परीक्षण,
सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, ये ग्रुप टेस्ट होता है, नाम से ही स्पष्ट है। आर्मी अल्फा परीक्षण, ये क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें जो उत्कृष्ट यानी जो सेना के हायर लेवल की जो पोजीशन थी, जो यानी सेना में जो जनरल या मेयर की जो भर्ती होती है, उसके लिए ये टेस्ट को बनाया गया था। उन लोग कि अचानक से युद्ध के समय कैसे निर्णय लिया जाए या क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, निर्णय करने की क्या क्षमता होनी चाहिए, तार्किक, गणितीय, इन सब बुद्धि का इसमें टेस्ट लिया जाता है आर्मी अल्फा परीक्षण में। ठीक है। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा, ये तो जनरल आज भी ये सारे टेस्ट होते हैं। सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा, इसमें क्या होती है, वही आपका रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट होती है, यानी गणितीय क्षमता, सामान्य रंग, आकृति, इन सब चीज़ों के बारे में ये टेस्ट होता है। ठीक। और आर्मी बीटा परीक्षण जो था वो सामूहिक अशाब्दिक यानी जो ग्रुप में नॉन वर्बल टेस्ट था। इसमें क्या था, इस टेस्ट में क्या था कि जो सेना के नीचे लोअर के, यानी कहने का मतलब जो लोअर ग्रेड की जो भर्तियां होती हैं, जो सेना के लिए जो जवानों की भर्ती होती है, उसके लिए ये टेस्ट बनाया गया। इसमें भी सामान्य गणितीय क्षमता, सामान्य तार्किक क्षमता, सामान्य सोचने की या निर्णय लेने की क्षमता युद्ध के दौरान, इन सब चीज़ों का टेस्ट आर्मी बीटा परीक्षण में होता है। ठीक। नाम से स्पष्ट है, आर्मी अल्फा मतलब हायर लेवल के लिए, जो मेयर और जनरल होते हैं उनके लिए, और आर्मी बीटा परीक्षण जो सेना के जवान होते हैं उनके लिए। ये सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा नौसेना जो होती है, नौसेना में भर्ती होने के लिए इस परीक्षण को बनाया गया था। ठीक है। जो नौसेना में जो लोग भर्ती होते हैं उनके टेस्ट के लिए ये नौसेना के लोगों ने मतलब जो थे उन्होंने इस परीक्षण को लागू किया। ठीक है। तो ये रहा आपका सामूहिक असामूहिक व्यक्ति परीक्षण। ठीक। ये था आपका बुद्धि से जितने भी प्रश्न बनने वाले, जिस भी टॉपिक से बनने वाले थे, वो सारे टॉपिक को मैंने आपको एकदम एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में, एक बुद्धि क्या होती है और आपका जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत दिया, और आज जो था वो बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि का परीक्षण और कितने IQ लेवल पे कितने बुद्धि वर्ग के लोग होते हैं। ठीक। अगले टॉपिक में हम पर्सनालिटी को पढ़ेंगे। ठीक। उसके बाद आपके पियाजे रह जाएंगे, कोहल वर्ग, इन सबको हम जल्दी से जल्दी क्लियर करके और आपका मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।